इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बातचीत से, जिसमें हम करेंगे बातचीत नए बाग लगाने में सावधानियां डॉक्टर रमेश वर्मा से, सीनियर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र
कैथल से। तो आओ सुने यह बातचीत। आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सीनियर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र कैथल से। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, अच्छी बरसात हुई और जाहिर है किसान भाई भी अपनी फसलों की देखरेख भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ किसान भाई नए पौधे लगाना चाहते होंगे या लगा रखे हैं। तो नए पौधे लगाने में किन बातों का ध्यान रखें और पुरानों की जो है देखभाल कैसे करें? वीरेंद्र जी, जैसे हम कोई नया पौधा लगाते हैं, कृषि फसलों की बात करते हैं तो उसके रिजल्ट तो हमें 6 महीने के अंदर आ जाते हैं जी। लेकिन पौधों की, चाहे बागवानी के पौधे हों या वानिकी के पौधे हों, इनका रिजल्ट हमें 5-6 साल के बाद मिलता है। इसलिए किसान भाइयों से मेरी सलाह है, भाई इन पौधों को लगाते समय पूरी सावधानी बरतें जी। सबसे पहले तो होता है इसकी तैयारी हम जून में कर लें। जून में यानी कि जहाँ हमने गड्ढे लगाने हैं, तो गड्ढे लगाने के लिए जहाँ भी हमने पौधे लगाने हैं तो उन जगह की पहचान कर लें, निशानदेही कर लें। निशानदेही करके बल्कि गड्ढे खोद लें, मैं तो ये कहूँगा जी। और जो ऊपर की 6 इंच की मिट्टी है, इसको मिट्टी बोलते हैं, बाकी को जमीन बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बिल्कुल उर्वरता से भरपूर होती है, उपजाऊ मिट्टी है। इसको बल्कि अगर आप वैज्ञानिक ढंग से पौधा लगाना चाहते हैं तो इसको एक तरफ रख लें और बाकी जैसे हम वानिकी के लिए लगभग 2.5 से 3 फुट गहरा गड्ढा खोद दें। अगर बागवानी के लिए जाना चाहते हैं, खासकर जहाँ पे कंकर लेयर की समस्या, तो कम से कम 1-1.5 मीटर तक गड्ढा जरूर खोदें, जिससे कि जो हार्ड लेयर है वो ब्रेक हो जाए। अगर वो जड़ें विकसित हों इसका। और जब हम पौधा लगाएं जी, पौधा लगाते समय जो ये हमने मिट्टी रखी है ऊपर की 6 इंच की जी, ये पौधे की जड़ों के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें उपजाऊ शक्ति ज़्यादा है और शुरू में पौधे को जरूरत होती है ज़्यादा उसकी। पौधे लगाते समय उसके इस मिट्टी को पौधे की जड़ों के चारों तरफ लगा दे। और ज़्यादातर पौधे हम जब नर्सरी से लेके आए तो कोशिश करो कभी पॉलीथीन के अंदर पौधे हो, गाची में ठीक, गाची में पूरी इंटैक्ट साथ में। हाँ। जैसे हम बचपन में कहते थे ना, भाई इसकी तो राम को जड़ दिख गई इसकी। हाँ, तो ये चलेगा नहीं, जड़ नहीं दिखनी चाहिए, मिट्टी से भरपूर, मतलब मिट्टी से भरपूर, एक्सपोज नहीं होने चाहिए, एक्सपोज टू एनवायरनमेंट नहीं होनी चाहिए। जी। उसको लगा के साथ में, और उसको किसान भाई गलती क्या करते हैं, पौधा लगा देते हैं लेकिन उसको उस मिट्टी को दबाते नहीं। हाँ। जैसे किसी भी जीव के लिए, जो भी जीवी चीज है, उसके लिए हवा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जी। लेकिन पौधे की जड़ों के लिए यही हवा हानिकारक है। तो उस समय मतलब पौधे लगाते समय उसको पैरों से जरूर दबा दें ताकि बिल्कुल भी हवा ना रहे। हाँ, कई भाई जो है खुरपे के बिंडे से दबा दें, उल्टा ठोक दें उसको। हाँ, मतलब उसको अच्छी तरह से दबा के, और कम से कम 10 से 15 लीटर पानी जरूर से जरूर दें साथ के साथ में, ताकि जो पैरों से मिट्टी दबने से हवा रह गई है वो पानी उसको भर दे और उसको उसमें हवा ना लगे। आपने पानी के जिक्र किया डॉक्टर साहब, आजकल भरपूर बरसात हो रही है। हाँ। अच्छा खासा पानी है चारों तरफ, तो जो किसान भाई इन दिनों लगा रहे हैं तो मौसम के अनुरूप ही पानी दिया जा सकता है। हाँ, ताजे लगाए पौधों में थोड़ा तो दें, तो क्योंकि उसमें हल्का पानी जरूर, वो मिट्टी का गात मिल जाए, ताकि मिट्टी का शरीर आपस में मिल जाए, जड़ों के साथ मिट्टी इंटैक्ट हो जाए, उनको हवा ना लगे। और जो पौधे लगा रहे हैं, जैसे फलदार पौधे हैं या फिर वानविकी के हैं, हाँ, जो इमारती लकड़ी वगैरह में इस्तेमाल हो रहे हैं, हाँ, उनका जो फासला है वो उनके पौधे की किस्म के अनुसार रहेगा? बिल्कुल, ये आपने वीरेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल किया। कई बार हमारे किसान बहुत ही भावुकता से मतलब पौधे को 5-5 फुट पे लगा देते जी, जैसे मैं वानिकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, ताकि संख्या ज्यादा हो जी। लेकिन जैसे अब हमारे को जैसे बताते हैं भी एक परिवार के अंदर एक 5 सदस्य और एक 10 सदस्य तो उसमें भोजन बट जाएगा। सेम चीज इनका है। तो एक उचित दूरी पर कम से कम 10 फुट का फासला वानिकी के अंदर। और उसमें मान लो ट्रैक्टर वगैरह चलाना भी है तो उसमें खरपतवार वगैरह नियंत्रण। इस समय क्या होता है, अभी खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कोशिश करो वो खरपतवार उससे निकालते रहें समय से। अब डॉक्टर साहब बात करेंगे जो पौधे पहले लगाए हुए हैं, जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और पिछले दिनों बरसात काफ़ी हुई, निचले इलाकों में पानी शायद अब भी कहीं कहीं पर खड़ा हुआ, जल स्तर यदि वहीं तक है, तो उनका देखरेख में क्या ध्यान रखें? बागवानी के पौधों में पानी थोड़ा अगर निकल सके तो निकाल दें, या उसके अंदर जहाँ तक उसका छत्र है
जी, छतर जैसे क्राउन बोलते हैं, छतरी, वो छतरी बोलते हैं उसको, उसके नीचे से घास निकाल के और उसमें अगर थोड़ा सा हल्का सा यूरिया अगर हम मार दें, डाल दें, ताकि क्योंकि जो और एक हमारे किसान भाई क्या करते हैं बागवानी के अंदर मोस्टली भी तने के साथ साथ देते हैं खाद, उससे तने के उससे थोड़ा हटके और जो फीड रूट्स जिसको हम खाने वाली रूट्स बोलते हैं वो जहाँ तक उसका छत्र होता है वहाँ तक होती है, वहाँ तक, यानी कि तने से 2.5-3 फुट दूर करके और उसको खाते। और उनके जड़ों के बराबर में मिट्टी वगैरह का भी प्रबंध करें थोड़ा सा, जिससे टेढ़े ना हो, गिरे ना। हाँ, जो खासकर छोटे पौधे तो नरम होगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय नरम हो जाती है, मान लो हवा चल जाती है तो पौधे टेढ़े हो जाते हैं। उसमें ध्यान रखें थोड़ा सा, पौधे के साथ लगा के उसको, अगर हमें लगता है कि टेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा मत होने दें उसको जी। बाकी मेरी किसान भाइयों से एक जरूर प्रार्थना रहेगी, भाई अपने खेतों में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। किसान के लिए पेड़ पौधा एक एफडी की तरह है। अच्छा, हमारी जो एफडी होती है जो हम बैंक में जमा करते हैं, उसको आज नहीं तो कल जो है उससे फायदा देगा, नुकसान नहीं रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा आपको। जितना नुकसान करेगा, मान लो कई बार हमारे किसानों के मन में भ्रांति है, भाई देखो वो फूड तो लेगा, उससे भोजन लेगा, लेकिन उससे कई 10 गुना फायदा उसको किसान को देगा। और कई जैसे फलदार पौधे हैं उनके बीच में या वन वीक वाले पौधे हैं उनमें उचित फासला रखें तो अंदर कुछ फसलें साथ साथ ली जा सकती हैं। ये भी हाँ, जो शुरू के 2-3 साल है ना, या हल्दी वगैरह की, बिल्कुल बिल्कुल आप उसमें कोई भी फसल ले सकते हो। मैं तो बल्कि ये कहूँगा, अगर जो किसान भाई बाग लगाते हैं वो साथ में किसी माली को या किसी मतलब पट्टे पे दे दें भी सब्जियां लगा लें, तो उसमें ताकि वो अपना इंटरकल्चर ऑपरेशन भी होगा, हवा भी मिलती रहेगी जी। और जब हम जो खाद दवाई हमारी सब्जियों को देंगे हमारे पौधों को भी, वो पौधों को ही मिलती रहे। तो इनके अलावा कोई काट छांट की भी आवश्यकता पड़ेगी इन दिनों पौधों? नहीं, इस समय कोई जरूरत नहीं होती। नहीं, मोस्टली जिस तरह बेर है या दूसरी चीज़ें हैं उनको जब हम मई जो आती है बेर के अंदर मई में करते हैं, जो दूसरे पत्ते झड़ने वाले पत्ते उसमें फरवरी और मार्च में करते हैं। और इसके साथ साथ कई बार जैसे समस्याएं कुछ कीट पतंगों की आ जाती हैं, क्या बागों में ऐसी समस्याएं स्वाभाविक हैं इन दिनों? हाँ, स्वाभाविक है। तना छेदक की एक समस्या देखी जा सकती है। हाँ, तना छेदक की समस्या तो पॉपुलर वगैरह में आती है। पॉपुलर में मतलब जैसे बेर के अंदर अपने अमरूद के अंदर अमरूद में आ जाता है, अमरूद का हमारा फल काणे हो जाते हैं जी। लेकिन उसके लिए या तो हम फेरोमोन ट्रैप्स आजकल आए हुए हैं वो लगा दें। 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 40 फेरोमोन ट्रैप्स अलग अलग दूरी पर लगा देते हैं। यह इसका केमिकल कंट्रोल है जब फूल बनते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसका वायरस फल के अंदर जाता है, उस समय हम कंट्रोल करें। मैलाथोन नाम की एक दवाई। इसी तरह से नींबू जाति के पौधे हैं या आम का पौधा है या और पपीता वगैरह है, फलदार पौधे अलग अलग तरह के जो क्षेत्र विशेष में हो सकें, उनका समय समय पर ध्यान रखें। अपने हमारे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कोई भी समस्या है हमारे वैज्ञानिकों से संपर्क करें, बागवानी विशेषज्ञ से संपर्क करें, ताकि उनका अच्छी तरह से समाधान हो सके। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यह तो सुनी भाइयों ने बातचीत नए बाग लगाने में सावधानियां डॉक्टर रमेश वर्मा से। और भाइयों अब करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा जो है 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को देश के किसानों के लिए शुरू कराया गया था। किसानों के लिए सरकार के जरिए चलाया गया ये एक प्रकार का पेंशन योजना है और इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये सरकार के प्रयास रहे हैं। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 साल तक होनी चाहिए और इसके साथ साथ इस स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य भूमि है या इस योजना के तहत अगर कोई किसान 18 साल की आयु में इसे शुरू करा है तो उसको प्रीमियम राशि जो है मासिक लगभग 55 रुपये और सालाना 660 रुपये देने होंगे। और जो कोई किसान 40 साल की आयु में इस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है तो उसको मासिक जो प्रीमियम है वो 200 रुपये और सालाना जो है 2400 रुपये राशि का जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। और इस तरह से किसान का एक तरह से रिटायरमेंट पेंशन योजना है जिसके जरिए देश के किसानों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 60 साल पूरे होने के बाद हर महीने जो है पेंशन के रूप में कुछ धनराशि उनके खाते में भेजी जाए। और सरकार के द्वारा किसानों को पेंशन के रूप में 3,000 रुपये मासिक या फिर 36,000 रुपये जो है वो सालाना उनको मिले हैं इस पेंशन योजना के तहत, जिससे कि इससे
आर्थिक सहायता प्रदान कराएगा और वो अपने बुढ़ापा अच्छे से जी सके और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके है। इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य गरीब किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और इसके जरिए छोटे किसान अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें और उनको जो है अपने बुढ़ापे की चिंता करने की ज़रूरत ना हो, और इसी लक्ष्य के साथ जो है इस योजना का आरंभ कराया गया। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पे, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुनाए यो लोकगीत। ये तो सुने भाइयों ने लोकगीत। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली।
जहाँ तक कल के अधिकतम तापमान का सवाल है तो कल अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और इसके साथ ही बारिश की संभावना भी है। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना, नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा का विषय रहेगा नए बाग लगाने व वृक्षारोपण में सावधानियाँ। और इसके साथ ही भाइयों अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक कृषि का आधुनिक समय में महत्व है। जैसा आप जाने हैं कि दिनों दिन उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है खेती में भी हर संभव प्रयास किया जाए और आज की कृषि प्रणाली में कृषि रसायनों का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम जो हैं विभिन्न रूपों में आज समाज के सामने आने से जैविक खेती जो है एक प्रासंगिक विषय बन जाए। जैविक और प्राकृतिक खेती का साधारण अर्थ तो यही है कि प्रकृति से तालमेल बिठा कर खेती बाड़ी करना, क्योंकि पिछले 2 दशकों में भारत में कृषि रसायनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिनके परिणाम स्वरूप यहाँ के मिट्टी, जल और वायु के साथ साथ मानवीय विचारों का पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकेंगे इन सभी समस्याओं का निदान जो करना है तो उसके लिए जैविक पद्धति पर आधारित खेती को अपनाना होगा, या यूँ कह लें कि प्राकृतिक जो तरीके रहे हैं खेती से उत्पादन लेने के, हमने उनकी तरफ जो है पुनः देखना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा। और इसमें हम यो भी कहेंगे कि जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर यो देखा गया है इस पद्धति में फसल चक्र है, फसल अवशेष, हरी खाद, कार्बनिक खाद, केचुआ खाद, गोबर खाद, यंत्रीकरण, जैविक कीटनाशकों और खनिजधारी चट्टानों का इस्तेमाल पर निर्भर करे है। और इन्हीं के इस्तेमाल से, इन तरीकों को अपनाने से जो है वातावरण शुद्ध रहेगा, भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन होगा, पानी की कम जरूरत पड़ेगी, मिट्टी के सभी उपयोगी विशेषकर सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति करना सुनिश्चित होगा, पैदावार की गुणवत्ता सुनिश्चित करके उसके उत्पाद का ज़्यादा मूल्य और मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। कम लागत से ज़्यादा उत्पादन इसका उद्देश्य रहे और संतुलित जैविक चक्र को बढ़ावा देकर जो है जैव विविधताओं का संरक्षण भी होगा। हानिकारक रसायनों से मुक्त भोजन मिलेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और रासायनिक तत्वों के कुप्रभाव से बचे रहेंगे। और जहाँ तक निर्यात की सवाल है तो निर्यात बाजार के लिए जो है अनिवार्य और ज़्यादा विदेशी मुद्रा की आय भी अर्जित होगी। इसीलिए इसको माना जाए कि जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशियों की जगह पर जीवांश खाद, जैविक खाद और कीट जैवनाशियों और बायो खरपतवारनाशियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए और उनका जब इस्तेमाल करें तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसान भाइयों को मिला है। मिसाल के तौर पर लें, जैविक खाद में यानी कि गोबर की खाद है, यह जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का एक अहम घटक माना जाए, क्योंकि यो किसान को सबसे आसानी से मिल जाए, जो कि फार्म पर रहने वाले पशुओं के मलमूत्र और उसके खाने के बचे हुए व्यर्थ के चारे से बने। इसके अलावा हरी खाद की बात करें तो ये 2 फसलों के बीच में जल्दी बढ़ने वाली दलहनी रेशों वाली फसलों को हरी अवस्था में खेत में ही मिला देने वाली खाद जो है हरी खाद कहलावेगी और यो फसल को आवश्यक तत्व विशेष रूप से सूक्ष्म तत्व प्रदान करने के साथ साथ मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार करेगी। इसी तरह से एक और है वर्मी कंपोस्ट, एक ऐसी खाद है जो एक विशेष प्रजाति के केंचुओं के जरिए बनाई जाए। ये केंचुओं के जरिए गोबर और कचरे को खा के मल द्वार के जरिए जो है पदार्थ बनावेगा और उसे ही जो है वर्मी कंपोस्ट कहें और ये वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी पर होने वाले दुष्प्रभावों को भी वर्मी कंपोस्ट के जरिए सुधारा जा सका है और इससे जो है वर्मी कंपोस्ट भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार करके उसकी उपजाऊपन को बहुत ज़्यादा बढ़ावेगा और उसको टिकाऊ भी बनावेगा। तो इस तरह से आज के दौर में आधुनिक समय में भी प्राकृतिक कृषि का पूरा महत्व है, बस ज़रूरत है समय के साथ उसको हमने अपनाने की, अपनी खेती की जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसमें उसको पूरा महत्व देने की और अपनाने की, जिससे कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इस जानकारी के बाद भाइयों अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत छोटे कटड़ू बछड़ू के लिए संतुलित आहार का महत्व। किसान भाइयों, जो पशु पालक भाई जो पशु भी रखे हैं तो उनके लिए पशुओं का बहुत ही अहम महत्व है,
क्योंकि इसमें चाहे देसी किस्म के पशु हैं या विदेशी या संकर किस्म के पशुओं की हैं, जैसा कि आजकल रुझान बढ़ रहा है ज़्यादातर संकर किस्म के पशुओं की तरफ, पर उसके साथ साथ देसी किस्म पे भी पूरा जोर दिया जा रहा है कि उसको पुनः जीवित करें और अच्छे से जो है उसको एक तरह से पुरानी परंपरा के अनुसार ही इस्तेमाल करें। तो इसमें ये देखा जा है कि उनके ध्यान की तरफ जो हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनके छोटे कटड़ू बछड़ुओं की तरफ भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य के वो गाय भैंस बनेंगे और अच्छे नस्ल के कटड़ू बछड़ुओं को रखेंगे तो उनके संतुलित आहार की तरफ भी ध्यान पूरा देना पड़ेगा। क्योंकि बछड़ियाँ जो हैं 11 से 14 महीने की उम्र में 300 किलो के आसपास वजन होने पर गर्भधारण करें हैं, और इस तरह से पहली ब्याह पर तैयार होने के वाली गाय की उम्र 21 से 24 महीने के करीब हो। तो इस दौरान तक जो है उनको स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, तो उसके लिए उनकी खुराक का पूरा ध्यान रखना पड़ा है। इसमें कटड़ू बछड़ुओं को साफ कीटाणुओं रहित दूध पिलाना है। दूध का तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस हो। दूध निकालने के तुरंत बाद बछड़ियों को साफ बर्तन में दूध पिलाएं। और बहुत से देशों में तो ये देखा गया है कि केवल पॉस्चराइज्ड दूध ही जो है वो पिलाया जाए, जिससे कि बीमारियों का खतरा कम हो जाए। पहले 20 दिनों तक बछड़ियों को 4 किलोग्राम से कम दूध ना पिलाएं। उसके बाद जैसे जैसे काफ स्टार्टर की खपत बढ़ेगी वैसे वैसे दूध जो है 1 किलोग्राम दूध और 160 ग्राम काफ स्टार्टर जो की मात्रा उसको दे। 2 महीने के बाद बछड़ियों के रुमेन का विकास पूरी तरह से हो जाए और उसके बाद दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो बछड़ी या कटड़ू या कटड़ी के शारीरिक कमी है या वजन कम है तो उसको कुछ और दिन तक जो है दूध पिलाया जा सके, जिससे कि वो अच्छी तरह से वजन बढ़े उसका और वो स्वस्थ रहे। और साफ़ पानी पिलाएं। साफ़ और ताज़ा पानी हर समय उपलब्ध रहे, जो कि छोटे कटड़ू बछड़ुओं की पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे उसको दूध भी पिलाया जा रहा हो तो मौसम के अनुसार पानी ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। पानी वाली टंकी में समय समय पर काई को रोकने के लिए साफ़ सफाई का प्रबंध भी उसमें हो। 4 से 5 दिन की उम्र से काफ स्टार्टर जो है वो लगभग जैसे जैसे बड़े होंगे, यानी 4 दिन से लेकर 2.5 महीने तक की उम्र के कटड़ू बछड़ों के लिए पशु आहार के रूप में ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा उनकी खुराक में मक्का, सोयाबीन की खड़, बाजरा, सरसों की खड़, ग्वार कोरमा, मोलिसेस, नमक, कैल्साइड पाउडर, डाई कैल्शियम फास्फेट, बफर, ट्रेस मिनरल्स और विटामिन ए और डी जो है, इस तरह के खनिज मिश्रण भी समय समय पे जो है पशुओं को देते रहने चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी देखें कि कम से कम उम्र से पहले जो है सूखा, यानी 2 महीने से कम उम्र से पहले जो है सूखा और हरा चारा देना शरीर के लिए नुकसानदेह हो सके। इसलिए उस उम्र तक जो है 2 महीने तक उनको अच्छे से दूध जरूर दें, जिससे कि पशु या फिर न्यू कह लें जो हमारे छोटी उम्र के कटड़ू बछड़ू हैं वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़े उसी अनुसार उनके वजन के अनुसार उनकी खुराक में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिससे कि वो स्वस्थ रहें। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा छोटे कटड़ू बछड़ों के संतुलित आहार के महत्व पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।